कश्मीर को दुनिया का स्वर्ग कहते हैं। हमारे देश का तो वो अद्भुत हिस्सा है ही, प्रकृति के हिसाब से भी, लोगों के हिसाब से भी। लेकिन जब मैं 89 में पार्लियामेंट का मेंबर चुना गया, कश्मीर के ऊपर संसद में बहस हुई और तब मैंने पहली बार कश्मीर के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की, और जानकारी जैसी मुझे मिली उसने मेरे होश फाख्ता कर दिए। शेख अब्दुल्ला साहब के बाद वहाँ पर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज या डिग्री कॉलेज खुला ही नहीं था। कश्मीर के लोगों को बैंक लोन नहीं देते थे, बाहर के लोगों को लोन दे देते थे। वहाँ पर जो होटल बने थे बाहर के लोगों के, उनको टैक्सियों के लिए लोन मिल जाता था, टैक्सियाँ मिल जाती थी। कश्मीर के लोगों को नहीं मिलती थी, नौजवानों को। एक डिस्क्रिमिनेशन था। लग रहा था जैसे पूरी व्यवस्था, चाहे वो बैंक हों, अधिकारी हों, उन्हें कश्मीर के लोगों से चिढ़ थी। मैंने इसे संसद में अपने भाषण के दौरान कश्मीर के सवाल को मानवीय सवाल बना करके उठाया। इतना ही नहीं, कश्मीर में जो चावल हिंदुस्तान से जाता था, यहाँ से अच्छा चावल भेजा जाता था, वहाँ पर पहुँचते पहुँचते वो मोटे चावल में बदल जाता था। ये जादू कैसे होता था ये सरकार जानती है, जिन लोगों ने इसके ऊपर रिपोर्ट किया है वो जानते थे। लेकिन कश्मीर के लोग बहुत परेशान रहते थे। मैं आपको बता दूं, कश्मीर में एक एक चीज़ भारत सरकार भेजती है, पर कश्मीर के लोगों को वो नहीं मिलती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत ख़राब था। कुछ भी होता था, उनके पास सामान, खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंचती थी, उन्हें बहुत महंगे दामों में ख़रीदनी पड़ती थी, यानी ब्लैक में ख़रीदनी पड़ती थी। मैंने पता किया ये आतंकवाद जैसी चीज़ ये शुरू कैसे हुई वहाँ पे। बाहर के तो लोग थे, लेकिन लोकल स्थानीय लोगों का उसमें हाथ कैसे मिला इस समस्या के निवारण के लिए। मुझे पता चला कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिन लोगों के हाथ में था, जैसे हमारे यहाँ राशन अधिकारी होते हैं, वहाँ पर भी ऐसा ही जो 2, 4, 10 मोहल्लों के ऊपर अधिकारी होता है, जो सामान कैसे जाता है, कैसे रखा जाता है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसकी देख रेख जो करता है। एक जगह कुछ लड़कों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ के कहा कि कल तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे अगर हमारे यहाँ ये चीज़ें नहीं आई। चावल, गेहूँ, चीनी, तेल जैसी चीज़ें जो उन दिनों पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जाती थी। मज़े की चीज़ कि वो अगले दिन उस मोहल्ले में मुहैया करा दी गई। किनके द्वारा? उन्हीं सरकारी अधिकारियों के द्वारा जो अब तक उसे पहुंचने नहीं दे रहे थे। ये बात कानों कान कश्मीर में चारों तरफ फैल गई और फिर हर जगह सरकारी अधिकारियों के ऊपर स्थानीय लोगों का दबाव बढ़ गया। और यहां से एक हथियार मिला कश्मीर के लोगों को कि इनको डांटो, मारने की धमकी दो तो ये चीजें आपके यहां मुहैया कराएंगे। मैंने सारी बात संसद में रखी। मेरी शायद उस बातचीत का असर, जो संसद में मैंने भाषण दिया था, कश्मीर पहुंचा। उत्सुकता हुई होगी लोगों की, लोगों के मन में कौन है ये आदमी, कौन आया है जो संसद में हमारे दर्द का बखान कर रहा है। मेरे पास एक खबर आई कि कुछ लोग कश्मीर से आए हुए हैं जो आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने सोचा पब्लिक के लोग होंगे, आए होंगे, वो एमपी से मिलते हैं, उसमें मुझे भी उन्होंने चुन लिया होगा कि मुझसे भी मिले। तो जिसने खबर दी थी उसने ये कहा, ये दरअसल वहाँ के एक्सट्रीमिस्ट हैं। दहशतगर्द एक शब्द है, आतंकवादी दूसरा शब्द है। बहरहाल उन्होंने कहा कि ये वो लोग हैं जो हथियारबंद आंदोलन चला रहे हैं। मैं चौंका, मैं मिलके क्या करूँगा। पर फिर भी मैंने प्रधानमंत्री से पूछा, वीपी सिंह जी से पूछा कि कश्मीर के कुछ ऐसे लोग आए हैं जो आतंकवादी आंदोलन में हैं,
मुझसे मिलना चाहते हैं। और मैं आपको बता दूं, तब तक रुबैया सईद का कांड हो चुका था। गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी और महबूबा मुफ्ती के नाम से आप अच्छी तरह परिचित हैं, जो कश्मीर की मुख्यमंत्री थी, उनकी बहन रुबैया, उनका अपहरण हो गया था और उन्हें छुड़ाने के लिए काफ़ी मेहनत सरकार को करनी पड़ी थी और कुछ दुर्दांत आतंकवादियों को जो जेल में थे उन्हें रिहा करना पड़ा था। लगभग 5 थे और उन्हें रिहा कराने में भी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज की मदद ली गई थी। उसके बाद की ये घटना है। प्राइम मिनिस्टर का ज़रूर मिलिए आप, लेकिन आप जब जा रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आपका देश में नाम है, आप मेरे नज़दीक माने जाते हैं, आपके ऊपर ख़तरा हो सकता है, तो मैं एक विजिबल कवर या अनविजिबल कवर आपको दे देता हूँ। मैंने कहा नहीं, अगर ऐसा होगा तो मेरी बातचीत हो नहीं पाएगी, या तो मैं जाऊँ नहीं, और जाऊँ तो बिल्कुल मैं बिना किसी आवरण के जाना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर ने स्वीकार कर लिया। मैं एक दोस्त के यहाँ, जहाँ मुझे जाना था, जहाँ वो लोग आए हुए थे, मिलने गया। 3 लोग थे, अच्छे खासे स्मार्ट लड़के। अब जो मैंने एक चीज़ देखी वो आपको बताता हूँ। हम लोग बैठे, बातचीत शुरू होने के साथ साथ चाय आई और सबके सामने चाय रखी गई। तो जो घर का मालिक था, जिसके यहाँ मिलना था, उसने अपनी चाय, जो उनका लीडर था, मेरे सामने भी चाय रखी थी, उसने अपनी चाय, ये मेरे कप आप देख रहे हैं, ऐसी टेबल पे रखी थी, उसने धीरे से यूं सरका दिया उसके सामने, जो घर का मालिक था। अब मैं देख रहा हूँ कि इसने सरका दिया, इसका मतलब ये पीना नहीं चाहते हैं। घर के मालिक ने उसमें से उठाया और 2 घूंट चाय सिप की, फिर उसके आगे बढ़ा दी, तब उसने चाय पी। यहाँ मैंने देखा कि अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उन्हें शायद डर रहा होगा कि हम जिसके यहाँ भी जा रहे हैं, भले ही परिचित हो, कुछ हो, लेकिन चाय में बेहोशी की दवा या जहर हो सकता है कुछ मिलाया हुआ हो, तो उसने घर के मालिक को पहले पीने के लिए विवश किया। उन लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने अपनी तकलीफ़ें, पुलिस की एट्रोसिटीज़ आदि आदि चीज़ें बताई। रुबैया सईद के मसले में बताया कि कौन लोग इन्वॉल्व थे। मैंने पूछा, आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? हम आपसे इसलिए मिलना चाहते हैं कि संसद में आपके भाषण ने हम लोगों को प्रभावित किया, नंबर 1। नंबर 2, हम इसलिए भी मिलना चाहते हैं कि आप प्रधानमंत्री के नज़दीक हैं, आप हमारी बात सही ढंग से उनसे कहेंगे। हम और किसी से कहते तो वो उस बात को तोड़ते मरोड़ते। मैंने उनसे कहा कि देखिए, आप जो भी बात मुझे कहें, एक चीज़ मान के चलिए, आप ये भूल जाइए कि आप मुझे कहेंगे कि मैं भारत से अलग होने की बात या आपकी आज़ादी की बात सरकार तक पहुंचाऊंगा और सरकार उसे मान लेगी। पहली चीज़ क्लियर कि मैं ऐसी कोई बात न पहुंचाऊंगा जो मेरे इख्तियार में नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्थितियाँ ऐसी हैं, देश की स्थिति ऐसी है कि कोई भी भारत से अलग किसी देश की मांग अपने ही देश के एक हिस्से को लेकर के सरकार मान नहीं सकती। इसके अलावा जितनी चीज़ें हों आप कहिए, मैं सरकार के पास तक पहुंचा दूंगा। उन लोगों ने कहा वो हमारी मुख्य मांग है, लेकिन आप उसे मत पहुंचाइए, पर इतना तो पहुंचा दीजिए, उसके लिए हम लड़ते रहेंगे। पर हमारे यहाँ जिन निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं, या हमारे यहाँ जो परेशानी है, गरीबी है, लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, कम से कम उसका रास्ता तो ये सरकार निकाल सकती है। मैंने कहा ये बात मैं पहुंचा दूंगा। और मैं वो बात मैंने प्रधानमंत्री से जाके कही कि ऐसा उनका मानना है। प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि हम लोगों की खबर के हिसाब से वहाँ पर बहुत सारे गुट हैं, उनका कोई एक यूनिफाइड कमांड नहीं है कि उनकी हम कोई एक बात मान लें। आज हम इनकी एक बात मानेंगे, कल कोई दूसरी आएगी, फिर तीसरी आएगी। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें हमको पढ़ना चाहिए, हमको ओवरऑल पिक्चर को देखना चाहिए। और कश्मीर के लोगों को उनका कहना था कि मैं देख रहा हूँ कौन वहाँ पर गवर्नर बन के जाए जो कश्मीर के लोगों से बात करे। पर इसके बाद भारत सरकार ने गड़बड़ किया, या शायद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में उन्हें ये फैसला लेना पड़ा। उन्होंने जगमोहन जी को वहाँ गवर्नर बना के भेजा। जगमोहन कश्मीरियों को बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं थे। होना चाहिए था कि वहाँ कोई राजनीतिक व्यक्ति गवर्नर बना के भेजा जाता, राज्यपाल, जो कश्मीर के लोगों से बातचीत शुरू करता, पर जगमोहन को भेजा गया, जिससे
वहाँ पे गोलीबारी भी हुई, लोग मरे भी। और जगमोहन जी के साथ चूँकि वहाँ के लोगों का पहले से कुछ उनके तरीके को लेके, उनकी बोलचाल को लेके, उनके भाषा को लेकर के गुस्सा था, जगमोहन बिल्कुल फ्लॉप हुए। वो गए भी और वापस भी बुलाए गए कुछ महीनों के बाद। जॉर्ज फर्नांडिस को, जो वीपी सिंह सरकार में मंत्री थे, उन्हें वहाँ का जिम्मा सौंपा गया कश्मीर मामलों का। जॉर्ज फर्नांडिस ने जो प्रस्ताव दिए कश्मीर के लोगों को लेकर के, कश्मीर में सुधार को लेके, उसे वहाँ के बड़े नेता, देश के गृह मंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लागू ही नहीं होने दिया। दरअसल वीपी सिंह जी की सरकार में कई प्रधानमंत्री हो गए थे। मुफ्ती मोहम्मद सईद अपनी अलग शासन पद्धति से काम करते थे। कश्मीर में किसी का भी दखल देना उन्हें स्वीकार्य ही नहीं था। हो सकता है इसके पीछे उनकी पुत्री के अपहरण का भी कोई मानसिक दबाव रहा हो, लेकिन उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के किसी भी सुझाव को कार्यान्वित नहीं होने दिया। जगमोहन के जरिए उन्होंने कश्मीरियों को दबाने की कोशिश की। कश्मीर का मसला बिगड़ गया। दरअसल कश्मीर का मसला की शुरुआत तो कांग्रेस ने की, उसके बाद किसी भी राजनीतिक पार्टी का आज तक कश्मीर में पॉलिटिकल दखल नहीं है, ब्यूरोक्रेटिक दखल है। और गृह मंत्रालय में एक सेल है कश्मीर को लेकर के, उसके बाबू 20 साल, 30 साल, 25 साल पुराने हैं। वो जो फैसला लेते हैं वही कश्मीर मामलों का सेक्रेटरी भी वहाँ पे खबर करता है, वही राज्यपाल को कहा जाता है। कश्मीर एक अजीब जगह पहुँच गया है। और जो समस्या 89 में थी, जिसका मैंने पता किया और जो मैंने संसद में भाषण दिया था, उससे कोई बहुत बेहतर हाल आज भी कश्मीरियों का नहीं है। वीपी सिंह सरकार में कश्मीर के लोगों ने, शायद ये बड़ा शब्द है, लेकिन कश्मीर में जो तशद्दुद पसंद या जो हथियारबंद लोग हैं, उन्होंने अपनी बात कहने के लिए मुझे क्यों चुना, ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी वाला विषय था। लेकिन शायद उन्होंने इसलिए चुना कि मैं उनकी बात सही ढंग से, जैसा उन्होंने कहा भी, मैं सरकार के पास या खासकर प्रधानमंत्री के पास पहुंचा दूंगा। मैंने शब्दशः उस बात को उसकी भावना के साथ प्रधानमंत्री के पास तक पहुंचाया, लेकिन सरकार को उसका जैसा जवाब देना चाहिए, सरकार ने वो शायद जवाब नहीं दिया। और कश्मीर की समस्या वहीं की वहीं पड़ी हुई है और शायद आगे भी पड़ी रहेगी।